नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने YouTube चैनल द माउंटेन विजन पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है राजनीति विज्ञान में कि सरकार क्या है। देखिए, सरकार के बारे में आप सभी लोग आए दिन सुनते रहते होंगे, चाहे अखबार के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो या अन्य स्रोतों के माध्यम से। क्या सुनते हैं कि सरकार ने यह काम किया, सरकार की यह नीति आने वाली है, सरकार की यह नीति गलत है, सरकार की यह नीति अच्छी है। तो यह जो सरकार शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है आप सभी के सामने, आप सभी के दिनचर्या में डेली का जो उपयोग आता है शब्द का, सरकार के बारे में जो चर्चाएं होती है, तो क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या आखिरकार यह सरकार होती क्या है? नहीं जानते हैं तो देखिए, आज का यह वीडियो देख लीजिएगा आप, और निश्चित रूप से यदि आप अंत तक देखेंगे तो हम दावा करते हैं कि आप सभी लोग सरकार के बारे में समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सरकार क्या है। सबसे पहले देखिए, सरकार क्या है। देखिए, सरकार एक निश्चित व्यक्तियों के समूह के द्वारा शासन करने की पद्धति को ही सरकार कहते हैं। एक निश्चित व्यक्तियों के समूह के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल तक, यानी एक निश्चित समय काल तक के लिए जो शासन करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। और एक निश्चित पद्धति से, जैसे कि मान लीजिए भारत का उदाहरण लीजिए, तो भारत का जो सरकार है वह क्या है? एक निश्चित व्यक्तियों का समूह है कि हाँ भाई, इतना व्यक्ति पर विधानसभा में बैठेंगे जो राज्य में शासन करेंगे, इतना व्यक्ति संसद में बैठकर क्या करेंगे? पूरे देश पर शासन करेंगे। तो यह एक निश्चित व्यक्ति मतलब सीट निश्चित कर दी गई है, यानी कि संख्या निश्चित कर दी गई है, और वह संख्या क्या करता है? हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं, हमारे देश पर शासन करती है। और एक निश्चित अंतराल, यानी कि 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है। तो ये सभी लोग कितने दिनों के लिए शासन करते हैं? 5 वर्षों के लिए। यानी कि 5 वर्षों के लिए उनको देश के लिए अपना एक तरह मान लीजिए देश के लिए सेवा देते हैं अपना। अब देखिए, अब तो यह मालूम चल गया है कि एक निश्चित व्यक्तियों के समूह के द्वारा एक निश्चित विधि पद्धति के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल तक जो शासन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। और सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से बता दिया है, तो उस वीडियो का आप देख लीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, उसमें इस चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिए। इसके बारे में आप सभी को समझ में आ जाएगा कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सरकार क्या होता है आप लोगों ने देखिए। आप देखिए, सरकार के स्तर, अब हम लोग क्या देखना है कि सरकार के स्तर, यानी कि कितने स्तरों की सरकार होती है। हम क्या देखेंगे कि कितने स्तरों की सरकार होती है। देखिए, सरकार मुख्यतः 3 स्तर की होती है। सरकार मुख्यतः कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की होती है। पहला क्या है? राष्ट्रीय स्तर। पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है स्थानीय स्तर। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर का क्या अर्थ हुआ? यानी कि वह सरकार, जिस सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, जिस सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ पूरे देश पर लागू होता हो। यानी कि वहाँ से जो भी कानून बनेगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, वह पूरे देश के लिए फैसला लिया जाएगा और वह पूरे देश में मान्य होगा। तो वह क्या होता है? वह होता है राष्ट्रीय स्तर की सरकार है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं केंद्र सरकार। क्या कह सकते हैं? केंद्र सरकार। इसी को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी किसका सरकार, केंद्र सरकार किसका है? तो बीजेपी का। अब यहाँ पर बीजेपी पार्टी जो फैसला लेती है वो क्या होता है? पूरे देश पर मान्य होता है। जो भी वहाँ फैसला लिया जाएगा वो पूरे देश को मानना पड़ता है। नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी का क्या हुआ? नोटबंदी किसी एक राज्य के लिए था थोड़े। नोटबंदी क्या हुआ? पूरे देश को मानना पड़ा, क्योंकि वहाँ से जो फैसला लिया जाएगा वो पूरे देश के लिए फैसला लिया जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय स्तर की सरकारें। जो देश के आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेती हो उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय स्तर की सरकारें। अब देखिए, राज्य स्तर की सरकार, यानी कि राज्य स्तर की सरकार कौन होता है? तो राज्य स्तर की सरकार एक प्रकार से मान लीजिए, जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा के चुनाव में जो पार्टियां जीतती है, जैसे मान लीजिए बिहार का उदाहरण लीजिए, तो बिहार में विधानसभा का जो चुनाव होता है, जो पार्टी जीतती है, जैसे फिलहाल में तो नीतीश कुमार जी का शासन है। नीतीश कुमार जी क्या है? मुख्यमंत्री है। तो इनके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वह सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही माना जाएगा, ना कि पूरे देश में। पूरे देश में माना जाएगा नहीं। शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने किया है, तो क्या यह पूरे देश के लिए मानना जरूरी है? नहीं, सिर्फ बिहार के लिए मानना जरूरी है। तो वह ऐसी शासन पद्धति, वह सरकार जो जिसके द्वारा लिया गया फैसला राज्य स्तर पर ही मान्य होगा, यानी कि उसकी शक्तियां राज्य स्तर पर ही सीमित है, उसको हम क्या कहते हैं? राज्य सरकार। उसको हम क्या कहते हैं? राज्य सरकार। एक प्रकार से मान लीजिए इसको कि विधानसभा जो चुनाव होता है, विधानसभा
विधानसभा के चुनाव चुनाव को हम क्या कर सकते हैं कि राज्य स्तर की यह सरकार, यह किस स्तर की सरकार है भाई, तो राज्य स्तर की। अब देखिए, अब है कि स्थानीय स्तर। अब स्थानीय स्तर के सरकार का अर्थ क्या हुआ, तो आप लोग देखते होंगे कि स्थानीय स्तर पर क्या होता है, स्थानीय स्तर पर नगर पालिका होती है सरकारें, उसके बाद क्या होता है पंचायत होता है। तो यह सभी क्या है, ये सभी स्थानीय स्तर की सरकार है, यानी कि इनके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वह एक खास स्थान के लिए ही लिया जाएगा, एक खास पंचायत के लिए, यानी कि सीमित 5 गाँव या 10 गाँव या 15 गाँव के लिए जो फैसला लिया जाएगा इनके द्वारा वो उसी गांव तक सीमित रहेगा। उसको हम क्या कहते हैं स्थानीय सरकार, जैसे पंचायत पंचायत राज। पंचायत राज यह क्या है, इसको हम क्या कहते हैं स्थानीय सरकार, यानी कि यह एक स्थानीय लोकल सरकार है, इसको यह भी कह सकते हैं स्थानीय सरकार है भाई। इसके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वह किसी निश्चित क्षेत्र तक ही मान्य होगा, ना कि राज्य तक। इसके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा क्या होगा, वह केवल एक क्षेत्र तक, राज्य तक मान्य नहीं होगा। इसके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वह क्या एक राज्य तक मान्य होगा, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं होगा। और इसके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा वह क्या होगा पूरे राष्ट्र पर मान्य होगा। तो यह आपने समझ लिया कि राष्ट्रीय स्तर की सरकारें, राज्य स्तर की सरकारें और स्थानीय स्तर की सरकारों में क्या अंतर है और किसे कहते हैं। अब आपने समझ लिया कि सरकार क्या है, सरकार के स्तर कितने होते हैं। अब देखिए, अब हमको यह जानना है कि आखिरकार सरकार के कार्य क्या होता है, यानी किस कार्य को करने के लिए हम लोग सरकार को चुनते हैं। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। सरकार के कार्य क्या होता है, कानून बनाना। क्या होता है, कानून बनाना तथा निर्णय लेना। सरकार का प्रथम कार्य होता है कि देश की जनता के लिए एक अच्छी कानून बनाए और अच्छा निर्णय लेना, यानी कि जनता की भलाई के लिए अच्छा निर्णय लेना। यह क्या होता है, यह पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य शासन व्यवस्था लागू करना, यानी कि देश के अंदर यानी कि देश के अंदर किस तरह से हम अच्छी शासन व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, इसका भी दायित्व किस पर होता है, सरकार के ऊपर होता है। चाहे वह सरकार राज्य स्तर की हो या फिर केंद्र स्तर की यानी कि राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर स्थानीय स्तर की हो, इन सभी का दायित्व क्या है कि शासन व्यवस्था लागू करना, यानी कि एक अच्छा शासन व्यवस्था हम लोग लागू करें। और 3 नंबर पर क्या है, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना। जो भी समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो समाज जिस तरह मान लीजिए कुछ मुद्दे वैसे होते हैं, जो कुछ वैसे सामाजिक कार्य होते हैं जो वैधानिक तौर पर मानने योग्य नहीं है, उसको क्या किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है या फिर उसको सुधारा जाता है। जैसे मान लीजिए 3 तलाक, सती प्रथा, यह सभी क्या था, यह सभी समाज के लिए अच्छा नहीं था। तो वह क्या है, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना। इस सभी मुद्दों पर क्या करना होता है, सरकार को कार्रवाई करना होता है। या फिर सामाजिक स्तर पर कोई गलत काम भी हो रहा है तो उसके लिए भी, तो उसको वह क्या है, तीसरा कार्य है। और देखिए अब 4 नंबर, राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना, यानी कि सरकार का यह भी एक मान लीजिए कि पूर्ण दायित्व ही होता है। क्या होता है कि राष्ट्र हित, यानी कि राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना, यानी कि हमारे राष्ट्र का हित किसमें है, ना कि सरकार को क्या देखना होता है, सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है वो क्या देख करके बनाती है कि पूरे राष्ट्र का हित है इसमें, ना ही किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए और ना ही किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए वह कार्य होना चाहिए। वह कार्य क्या होना चाहिए, राष्ट्र हित में, यानी जिसमें राष्ट्र का हित है, यानी धर्म से, जाति से और गरीब अमीर से ऊपर उठ कर क्या करना चाहिए, सरकार को ऐसे फैसला लेना चाहिए जो क्या हो, राष्ट्र हित के लिए उपयोगी हो उसको। अब देखिए, अब 5 नंबर में जन कल्याण करना इत्यादि, यानी कि जन कल्याण करना सबसे अच्छा मतलब मान लीजिए कि सबसे मुख्य दायित्व यही है। यह जितना भी कार्य हो रहा है, यह किसके लिए हो रहा है, जन कल्याण के लिए, यानी कि इन सभी में क्या है, जनता का कल्याण है। मान लीजिए कि आपके देश में अच्छा कानून बनेगा तो किसको लाभ होगा, सरकार को नहीं लाभ होगा, आपको ही लाभ होगा, हमको ही लाभ होगा, क्योंकि वह कानून किसके लिए बनेगा, हमारे लिए बनेगा। शासन व्यवस्था लागू होगा, जब अच्छा शासन व्यवस्था लागू होगा तो वह भी किसके लिए होगा, हमारे लिए ही होगा, उससे भी हम ही को लाभ है। सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, यानी कि ऐसे समाज का जो मुद्दा आता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है उस पर कार्रवाई सरकार करती है, तो वह भी किसके लिए है, हमारे लिए लाभदायक है। अब देखिए तो राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना, यानी कि जब राष्ट्र हम लोग का सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र अच्छा से रहेगा, तभी हम लोग भी अच्छे से रह सकते हैं, हम लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो यह भी क्या है, यह भी हमारे लिए ही है। तो इसलिए लास्ट अंत में क्या है कि जन कल्याण, यानी कि सभी के माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है, जन कल्याण करना इत्यादि।
और जन कल्याण ही करना सरकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। वैसे कई सारी सरकारें होती है जो अपने लक्ष्य से भटक जाती है, तो जनता उनको रास्ता भी दिखाती है, क्योंकि इलेक्शन आने पर, चुनाव आने पर उनको हार का मुंह भी देखना पड़ता है। इसलिए क्या चाहिए, सरकार को इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए और यह सभी कार्य करने चाहिए। क्यों? क्योंकि यह सरकार का मुख्य दायित्व है और इसी को हम लोग सरकार कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आप लोगों ने सरकार के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिया। हमारा एक कहना होता है कि पढ़िए ऐसे कि पढ़ाने आ जाए। तो अब हमको लगता है कि आप इसको अगर अच्छा से देख लिया होगा आप लोगों ने, तो दूसरे को भी बताने आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।